हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल मैक्सिमा क्लासेस में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2023 को हुए पटवारी परीक्षा के आए हुए जनरल मैथ्स के क्वेश्चन जो काफ़ी टफ आए थे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन था, यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 है और a माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो क्योंकि हमको एक ए के टर्म में पूछा है, बी नहीं है उसमें, तो हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू यदि निकालते हैं तो क्या होगी, ए माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस 4 हो जाएगी। इस वैल्यू को हम इस पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो -4 ये हो जाएगा। और ये पूरा बराबर किसके है, 1 के बराबर है। अब इसको हम यदि इस तरीके से लिख दें, अगर यदि हम x माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये है x माइनस ए माइनस 4 है ये। तो यदि हम x माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया -4 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 हो गया ये। अब अगर हम ये पूरी इक्वेशन में x माइनस ए का डिवाइड कर दें तो ये x माइनस ए से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 था, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को हमने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से अब हम देखें तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और ये इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं हम। अब क्योंकि हमको यहाँ पर क्यूब के टर्म में पूछा है तो हम क्या करते हैं, ये पूरी इक्वेशन का क्यूब कर देते हैं। ये पूरी इक्वेशन का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हम इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये a है, ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म b है, इसमें हम a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब मतलब x माइनस ए का होल क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये है -1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, फिर है -3a स्क्वायर बी। तो हम क्या करते हैं, ये -3ab यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो -3ab, अभी इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ, -3ab है ये और ये अंदर से आएगा तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा -b, और यहाँ पर a और b की टर्म यदि हम लिख दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी कितना है, x माइनस ए 1 अपॉन में है, और फिर यहाँ पर x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ये हो गया। और ये टर्म ये वाली एज इट इज़ है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब इसको यदि हम देखें तो ये कैंसिल हो रहा है ये वाला, और ये वाला जो टर्म है x माइनस ए अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू यहाँ से हमको पता है 4 है ये वाले टर्म की, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 3 और ये तो कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है कितनी, 4 यहाँ से, तो ये 4 हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर यदि हम इसको ऐसा लिख दें और ये इसके आगे की टर्म है और बराबर में यहाँ पर 4 है, इसका क्यूब हमने किया है तो ये 4 का यदि क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, ये 64 हो गया है। इसी पूरी इक्वेशन का हमने क्यूब किया है, इसी में हमने a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। तो जब हमने इसको लिखा, इसको फॉर्मूला लगाया तो हमारी ये वैल्यूज आई, और इस तरफ 4 पूरे इक्वेशन का क्यूब हुआ है तो ये भी इसका भी क्यूब होगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ये हमने पूरी इक्वेशन लिख दी, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया है, ये 3 और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से 4 लिख दी है तो ये 4 लिख दिया है। अब हम देखें तो क्वेश्चन में हमें इसी की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो अगर हम ये 3 और गुणा 4 3 चौ 12, इसको हम इस तरफ लेके जाएं तो ये माइनस में है तो ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो गया
7। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 76। तो यही आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये 76 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रॉली में 30 टोकरी आती है, प्रत्येक टोकरी में 40 सेब है और ऐसी 3 ट्रॉली है और सभी सेबों को 65 रुपये पर केजी के भाव से 52,000 रुपये में बेचा गया, तो 4 किलो में कितने सेब आएंगे? तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि 1 किलो में माना कि x सेब आते हैं, ये मान लेते हैं, और हमको निकालना है कि 4 किलो में कितने सेब आएंगे, ये निकालना है। अब लिखा है एक ट्रॉली है, हर ट्रॉली में 30 टोकरी है और हर टोकरी में 40 सेब है, तो टोटल कितने सेब हो जाएंगे? टोटल सेब हो जाएंगे, 3 ट्रॉली है, एक ट्रॉली में 30 टोकरी है और एक टोकरी में 40 सेब है, टोटल सेब कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे टोटल सेब। अब क्योंकि हमने ये माना है कि x सेब जो है वो 1 किलो का वेट रखते हैं, तो इतने सेब कितना वेट रखेंगे? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू अपॉन x हो जाएगा। x सेब का वेट 1 kg है, तो इतने सेबों का वेट कितना हो जाएगा? 3 गुणा 30 गुणा 40 बटे x, तो इनका वजन कितना हो गया? इतना kg हो गया। ये टोटल सेब कितने हो गए? इतने kg सेब हो गए हमारे पास। अब लिखा है कि उसने 65 रुपये पर केजी के भाव से सारे सेब बेच दिए और कितने में बेचा? 52,000 रुपये में। तो ये इतने केजी सेब है, अब इनको 65 के भाव से बेचा, तो इनकी 65 रुपये पर केजी के भाव से बेचा, तो इसमें यदि 65 का गुणा कर देंगे तो ये पूरी कीमत आ जाएगी कि पूरे सेब कितने में बेचे गए, और वहीं पर ये किसके बराबर बता दिया गया है हमें? 52,000 के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो हमको x की वैल्यू निकालना है फिलहाल तो अभी, तो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू? इसको हम 52,000 को इस तरफ ले आते हैं पहले, तो यहीं से ये 2 जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ये इसको कैंसिल करते हैं, ये कर दिया हमने, इसको हम कर देते हैं यहाँ से 13 पाना 65 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो, अब ये क्या हो गया? ये x को हम उस तरफ लेके जाएंगे और इसको हम इस तरफ लेके जाए, तो ये 3 गुणा 3 बचा है यहाँ पे, तो 9 और ये 2 है, तो x की वैल्यू 9/2 आ गई। x की वैल्यू 9/2 आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर है कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने ये 1 kg में x सेब माने हैं, तो 1 kg में कितने सेब आ रहे हैं? 1 kg में आ रहे हैं 9/2 सेब। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 kg में कितने सेब आएंगे, तो 1 kg में 9/2 आ रहे हैं, तो 4 kg में कितने आएंगे? 9/2 गुणा 4 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18 सेब। तो आंसर क्या हो गया कि 4 kg में 18 सेब आएंगे, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से सोना 19 गुना ज़्यादा भारी है, पानी से तांबा 9 गुना ज़्यादा भारी है, सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी मिश्रण पानी से 15 गुना ज़्यादा भारी हो? मैं मान लेती हूँ यहाँ पे कि एक एक यूनिट का वेट मान लेती हूँ, माना कि मैं पानी का 1 यूनिट का भार मैं मान लेती हूँ कि x यूनिट है, कुछ भी, ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। अब पानी का भार मैंने मान लिया कि x है, तो कह रहा है सोना का भार क्या है? 19 गुना ज़्यादा भारी है। इसका क्या मतलब? 19 गुना ज़्यादा मीन्स x प्लस 19x, तो ये क्या हो जाएगा? 20x हो जाएगा। वहीं पे तांबा 9 गुना ज़्यादा भारी है, तो तांबा का भार क्या हो जाएगा? ज़्यादा भारी है मतलब x तो है ही, और 9 गुना ज़्यादा है तो 9x, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब कह रहा है सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी मिश्रण पानी से 15 गुना ज़्यादा भारी हो? तो मिश्रण का वेट क्या बता रहा है? 15 गुना ज़्यादा भारी मीन्स x प्लस 15x मीन्स 16x। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का जो वजन है वो पानी से 15 गुना ज़्यादा मीन्स 16x हो जाए। तो इसमें हम मिश्रण वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वो ऐसे लगाएंगे कि हमको मिलाना है किसको है? सोना और तांबा को मिलाना है, सोना और तांबा मिलाना है, ठीक है। सोना कितना वेट है? 20x है, तांबा 10x है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का वजन जो है 16x आ जाए? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना होगा? इससे इसको माइनस कर देते हैं, 16 में से 10 गए 6x, इसमें से इसको माइनस किया है तो इसमें से इसको कर लेते हैं, 20 में से 16 गए 4x, तो
ये अनुपात आ जाएगा, सोना और तांबा को मिलाने का अनुपात आ जाएगा ये। तो ये अनुपात कितना है 6x, 4x कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 3:2। तो सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाएंगे 3:2 में मिलाएंगे, तब जाके उसका वजन जो है वो 16x होगा, या फिर पानी से 15 गुना ज़्यादा भारी होगा। तो आंसर है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकल और आंटी की वार्षिक आय का योग 15 लाख है। अगर अंकल की आय में 1/9 वेतन वृद्धि एवं आंटी की आय में 1/6 वेतन वृद्धि हो जाने से आंटी की आय अंकल की आय का 70% हो जाती है, तो वेतन वृद्धि के बाद आंटी की आय कितनी है, ये निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि अंकल की वार्षिक आय x है और आंटी की मान लेते हैं y है, तो x प्लस y जो है वो 15 लाख के बराबर दिया हुआ है यहाँ पे। अब कह रहा है अंकल की आय 1/9 बढ़ जाती है, तो अंकल की आय कितनी हो जाएगी, पहले की आय उनकी x थी, बढ़ गई x/9, मतलब 1/9 पार्ट किसका, पहले जो आय थी उसका बढ़ गई, तो x प्लस x/9, तो ये हो गया 10x/9 हो गई अंकल की आय वेतन वृद्धि के बाद। और उसी तरह आंटी की आय जो है वेतन वृद्धि के बाद कितनी हो गई है, ये 1/6 बढ़ गई है, तो ये क्या है y प्लस y/6, तो ये हो जाएगा 7y/6। तो वेतन वृद्धि के बाद अंकल की आय इतनी है और आंटी की आय इतनी है। दूसरी कंडीशन ये दी है कि वेतन वृद्धि के बाद जो आंटी की आय है वो अंकल की आय का 70% है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7y/6 अपॉन 10x/9 गुणा 100 करें तो ये बराबर 70 है। यही बोला है कि आंटी की आय अंकल की आय का 70% है, मीन्स इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा, और ये सब किसके वेतन वृद्धि के बाद की बात है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7y/6 और ये हो जाएगा नीचे 10x, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 100 है और ये बराबर 70 है। एक जीरो इस तरफ से कैंसिल कर लेते हैं, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो y/x कितना आ गया, 2 उस तरफ जाएगा ये, तो ये 7 दूनी 14 हो गया। अच्छा, ये 7 भी कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से 7 भी कैंसिल हो गया है, तो बस अब कितना बच गया यहाँ पे, 2 इस साइड गया और ये 3 नीचे आ गया, तो y/x कितना आ गया 2:3 आ गया, मतलब अभी जो वर्तमान की उनकी दोनों की सैलरी है उसका अनुपात आ गया 2/3। अब क्या पूछा है, वेतन वृद्धि के बाद आंटी की आय कितनी है ये पूछा है, तो वेतन वृद्धि के बाद आंटी की आय कितनी थी, इतनी थी, तो हम क्या करते हैं, हमको y की वैल्यू निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी इनका रेशियो 2/3 है, तो जो आंटी की आय मतलब टोटल 5 पार्ट है, तो ये कह सकते हैं कि आंटी की आय कितनी है अभी वर्तमान की 2/5 किसका 15 लाख का, क्योंकि दोनों की आय का योग क्या है 15 लाख है, और यहाँ दोनों की आय कितने पार्ट है, यहाँ पर 5 पार्ट है, तो 15 लाख के 5 पार्ट करेंगे, उसमें से 2 पार्ट जो है वो आंटी की आय है। ठीक है, तो आंटी की अभी वर्तमान आय कितनी हो गई, इतनी आ गई। पर ये पूछा है कि क्वेश्चन में अभी ये नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि वेतन वृद्धि के बाद आंटी की आय कितना, तो वर्तमान आय आंटी की आ गई, वेतन वृद्धि के बाद कितनी आय है 7/6 का और गुणा हो जाएगा इसमें 7/6 y, तो ये कर लेंगे इसको सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15, 3 लाख हो गया, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 7 लाख। तो वेतन वृद्धि के बाद आंटी की आय कितनी है 7 लाख, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में कुछ सैनिकों की नियुक्ति की गई, 1946 में 30% सैनिक और नियुक्त किए गए, जिसमें 10% सैनिक सेना छोड़कर चले गए। 1947 में 20% सैनिक फिर नियुक्त किए गए, जिसमें 10% सैनिक फिर से छोड़कर चले गए। तो 1947 में सन 1945 से कितने प्रतिशत अधिक सैनिक हैं, तो हम मान लेते हैं कि 1945 में माना कि x सैनिक नियुक्त किए गए थे पहली बार। ठीक है, फिर क्या हुआ 46 में, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 100 मान लेते हैं, 100 मानने से क्या है जल्दी इजी पड़ेगा आंसर कैलकुलेट करने में। हम मान लेते हैं 1945 में टोटल जो सैनिक थे वो 100 थे, 46 में 30% सैनिक और नियुक्त किए गए, तो 1946 में कितने सैनिक हो जाएंगे, 100 में 30% बढ़ाएंगे तो 130 हो गया। अब सैनिक कितने हो गए 130 हो गए,
पर उसमें से 10% सैनिक सेना छोड़कर चले गए, तो 10% सैनिक सेना छोड़ के चले गए, 10% किसी नंबर को घटाते हैं तो उसमें 0.9 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएंगे 0.9, 130 हो गए आप सैनिक, 130 हो गए थे, फिर 10% छोड़ के चले गए तो अब इतने सैनिक हो गए। फिर 47 में फिर 20% सैनिक और नियुक्त किए गए, तो 20%, तो इसी का 20%, तो 1.2 किसका, इतने सैनिकों का। फिर बढ़ गया, किसी नंबर को 20% बढ़ा दें तो उसमें 1.2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अब सैनिक कितने हो गए, इतने हो गए। फिर उसके बाद 10% सैनिक फिर छोड़कर चले गए, तो इसमें फिर 10% घटेगा कोई नंबर, उसमें 0.9 का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 1.2 इंटू 0.9 इंटू 130। तो अब सैनिक कितने हो गए, इतने हो गए। सो कैलकुलेट करते हैं, ये 9 9 81 हो जाएगा ये, और 81 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कम 12, 1 12 96 और 1 97, और क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट आ जाएगा, और इंटू कितना है 130 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 से करते हैं, 13 दूनी 26, बचा 2, 7 91, 92 93, बचा 9, 13 नाम 117, 117 और 126, और क्योंकि 3 नंबर के बाद और ये 0 भी है तो ये 0 लिख देंगे यहाँ पे, और 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा ये, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, 126.36 हो गया, और माना कितना था हमने 100, तो 1945 में कितने सैनिक थे, 100 थे, और 1947 में अब कितने सैनिक हैं, इतने हैं। तो हम देख रहे हैं कि 100 से 100 माना है तो इजी पड़ रहा है हमें, 100 से कितना बढ़ गया 26.37, तो कितने परसेंट बढ़ गए हैं अब सैनिक, 26.36%, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23 दिया हुआ है, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड इक्वेशन में हम +2 कर देते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, दोनों साइड +2 किया है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2 होने से इसमें ये यदि a है, यदि ये b है, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है इसमें यहाँ पे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, पूरी टर्म को, यदि +2 ऐड किया है उसके बाद कैसे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2, क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा ही होता है, कॉट 1/tan थीटा ही होता है, तो 2ab में क्या 2 कॉट थीटा इंटू tan थीटा, तो ये 1/cot होता है, कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ठीक है, दोनों तरफ ++2 करने से ये फॉर्मूला बन गया है, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अब 2 ऐड करने से, ठीक है, और ये क्योंकि इधर भी ऐड हुआ है तो ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, ये 25 है, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा 5 हो जाएगा, उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट हो गया उसका। अब हम इसकी tan क्या होता है, tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और वहीं पर कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और ये बराबर 5 है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा दोनों का, और ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ये 5 रहेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 5 आ गया, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ये बराबर 5, तो हम यही पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का अंतःकोण बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। समबाहुभुज मीन्स होता है रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है और सारे एंगल जो है वो बराबर होते हैं, उसको समबाहुभुज बोलते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंतःकोण और बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है रेगुलर पॉलीगन में। अंतःकोण का फॉर्मूला होता है, अंतःकोण को माना कि मैं मान लेती हूँ, ये मान लेती हूँ, तो इसका फॉर्मूला 2n - 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री होता है अंतःकोण, और बाह्य कोण का मान होता है 360/2
n, जहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होता है पॉलीगन का। यदि मैं भी ऐसे बना लूँ, ये पॉलीगन है तो ये सारे इसके अंतःकोण हैं, और इनको जब साइड्स को ऐसे बढ़ाया जाए तो ये इनके बाह्य कोण होंगे। तो इसका फॉर्मूला यही होता है, अंतःकोण और बाह्य कोण का निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अंतःकोण बाह्य कोण से 90 अधिक है, तो अंतःकोण कितना है 2n माइनस 4/n इंटू 90। ये कितना अधिक है बाह्य कोण से, 90 अधिक है, तो बाह्य कोण 360/n इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके हिसाब से हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा। बस हमने फॉर्मूला याद किया है ये, और इसको हमने क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू इक्वेशन बना दी है। तो बहुभुज की संख्या क्या निकाला, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो भुजाओं की संख्या क्या होती है, n होती है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 90 है, ये 90 है, तो यदि हम यहाँ से 90 कॉमन ली तो ये 90 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितने बार, 4 बार हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और ये कैंसिल होकर यहाँ 1 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करते हैं, ये 2n माइनस 4/n है, और ये हो गया है 4/n हो गया है, और ये इधर है 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2n माइनस 4 और ये n जो है इधर जाके ये n हो गया ऐसे। ये कितना हो गया 2n माइनस 8 इज इक्वल टू n हो गया। ये n इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 2n में से एक n गए तो n बराबर 8 इस तरफ जाएगा तो 8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब भुजाओं की संख्या हमारी कितनी आ गई 8, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन ए में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:2 है तथा बर्तन बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 6:5 है। अगर दोनों घोल को 10:11 में मिलाया जाए तो परिणामी घोल में पानी और अल्कोहल का अनुपात क्या होगा। तो एक बर्तन है ए और एक बर्तन है बी, इसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात है, अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:2 है। तो अगर हम सिर्फ अल्कोहल की मात्रा निकालना चाहें इसमें, तो अल्कोहल की मात्रा हम बोल सकते हैं 3/5 है। उसी तरह क्योंकि टोटल पार्ट 5 है, उसमें से 3 पार्ट अल्कोहल है, तो हमें अल्कोहल के एक्चुअल क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। अल्कोहल के कंसेप्ट में सॉल्व करेंगे इसको, तो अल्कोहल जो हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा। वहीं पर बर्तन बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, अल्कोहल और पानी का अनुपात 6:5 है। तो अगर हम अल्कोहल की मात्रा निकालें तो इसमें कितनी हो जाएगी 6, टोटल 11 पार्ट है, 11 में से 6 जो है वो अल्कोहल है, तो 6/11 जो है वो अल्कोहल है। अब जब ये दोनों को मिक्स किया तो उसमें दोनों घोल को 10:11 में मिला रहे हैं दोनों को, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें हम मिक्सर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर इस वाले में ए में कितना अल्कोहल है 3/5 है, इसमें कितना अल्कोहल है, इसको यहाँ कर देते हैं। ए में अल्कोहल कितना है 3/5 है, बी में अल्कोहल कितना है 6/11 है। इसको मिला रहे हैं, अगर दोनों घोल को 10:11 में मिलाया जाए तो परिणामी घोल में पानी और अल्कोहल का अनुपात, तो ये अनुपात निकालना है हमें यहाँ पर। और इसको दिया हुआ है कि दोनों घोल जो है उनको हम 10:11 में मिला रहे हैं, ए और बी को हम 10:11 में मिला रहे हैं। वहीं पर अगर इसको सॉल्व करें हम, तो मैं यदि x माइनस इसको ऐसे कर दूं, इसमें से इसको माइनस किया है तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 3/5 माइनस x, तो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगा, इसको बराबर रख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 6/11, और बटे में है ये 3 माइनस 5x, और इसका नीचे का 5 ऊपर चला गया, और इसको बराबर रखेंगे किसके 10/11 के। इसको कैंसिल करते हैं तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11x माइनस 6, और ये इस तरफ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10x, तो ये 11 और 10 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 21x, और ये 6 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12/21। तो ये क्या आ गया, मतलब पूरे जो ये मिश्रण बना है इसमें अल्कोहल की मात्रा आ गई, वो कितनी आ गई 12/21। टोटल पार्ट 21 है, 21 में से 12 पार्ट जो है वो अल्कोहल है। तो 12 पार्ट यदि अल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा, पानी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल
12 है, पानी 9 है। अब हम क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेते हैं कि परिणामी घोल में पानी और अल्कोहल का अनुपात पूछा है, पानी और अल्कोहल का। तो पानी ऊपर आएगा, तो पानी ऊपर है और ये है नीचे, तो ये पूछा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 3 9, 3 4 12। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3:4, क्योंकि क्वेश्चन में पानी और अल्कोहल का अनुपात पूछा है। यदि अल्कोहल और पानी का पूछा होता तो आंसर 4/3 होता, पर हमें पानी और अल्कोहल का अनुपात पूछा है, तो 3:4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। परिमाप कितना होता है वर्ग का, 4 × a होता है, मतलब जहाँ पर a जो है भुजा होती है। तो अगर भुजा को दोगुना कर दिया जाए, भुजा को दोगुना कर देंगे तो ये 2 × a हो जाएगा, तो फिर परिमाप कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8a हो जाएगा। तो पहले परिमाप 4a था, अब 8a हो गया है, तो दुगुना हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा कि परिमाप भी दुगुना हो जाएगा। भुजा दोगुनी करेंगे तो परिमाप भी दुगुना हो जाएगा, परिमाप भी दुगुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोली दागता है तो वह लक्ष्य को 0.2 सेकंड में भेज देती है। तो दूरी मीटर में निकालना है, ठीक है। टाइम भी सेकंड में दिया है, दूरी भी मीटर में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसमें हमको 5 × 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये फिर स्पीड जो है ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको कि इस स्पीड से गोली गई और लक्ष्य को इतने सेकंड में भेज दी, तो दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है और स्पीड और टाइम दिया हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा, तो सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 × 18 और ये 9 दूनी 18 और 7 6 9 72, इस कैंसिल हो जाएगा, ये 28 × 5, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 140 मीटर, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप P है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स जहां पर ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु में मतलब ये और ये भुजा बराबर है और ये 90 का एंगल है, तो यदि ये A है, ये A है, तो ये पर ये क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ये इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे तो अच्छा, इसका परिमाप दिया हुआ है P है। परिमाप मीन्स तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाएं कितनी है, a + a मतलब 2a + a√2, ये दिया हुआ है P के बराबर है। इसका परिमाप P है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल हमको पता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस भी a है और हाइट भी a है, तो ये है हाफ a² है। अब हमको P के टर्म में निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ P के टर्म में दिया हुआ था, तो हम P के टर्म में ही निकालेंगे। तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इसमें पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या होगा, यदि मैं A यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 + √2 = P आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, P/2 + √2। इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, यहाँ पर पुट करते हैं इसको, तो ये हाफ हो गया a² क्या हो जाएगा, P/2 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 P²। इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4, a² √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 दूनी 4 √2 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा P² अपॉन में आ जाएगा, ये 4 और 5 6 हो गए, ये 6 के बराबर है। 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो जाएगा 2 × 12 प्लस जो 8 √2। तो एरिया कितना आ गया हमारा, क्षेत्रफल मीन्स इतना आ गया, तो यही आंसर है। आंसर कितना है, P² अपॉन +8 √2, ये इसका क्षेत्रफल है, यही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण पर एक लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई क्या होगी अगर दो भुजाएं ए है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मीन्स ये 90 है और ये भी लिखा है कि दो बराबर भुजाएं की लंबाई क्या है, ए है, ए है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। और कह रहा है कि यहाँ से एक लंब इस पे डाला जा रहा है, मतलब ये 90 है और क्योंकि ये समद्विबाहु है तो ये 90 होता है तो ये भी 45 तो होगा ही, ठीक है। और ये जो लंब डालेंगे ये इन दोनों भुजाओं को ये बराबर में बाइसेक्ट करेगा तो ये a√2/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a√2/2 हो जाएगा, ये बाइसेक्ट करेगा, ये क्योंकि बाइसेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए बाइसेक्ट करेगा तो ये a√2 था टोटल तो ये 2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है हमको तो उस लंब की लंबाई क्या होगी, इस लंब की लंबाई निकालना है हमको। ये आ गया है, ये 45 है, अब ये भी 90 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 आ गया, इसकी लंबाई हमारे पास आ गई इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a/√2, तो इसकी लंबाई आ गई a/√2, ये 45 है, ये भी 45 है तो ये भी a/√2 होगा, तो हमें यही पूछा है तो इसका आंसर यही होगा, इसकी लंबाई क्या होगी, a/√2 होगी, ये जो लंब डाला जाएगा इसकी लंबाई a/√2 होगी, यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, 15 रुपये पर केजी वाले गेहूं को 20 रुपये पर केजी वाले गेहूं से 7:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण की कीमत क्या है। तो ये मिश्रण लग जाएगा, इसमें आसान है, ये 15 रुपये पर केजी वाला गेहूं है, इधर 20 रुपये पर केजी वाला गेहूं है, दोनों को मिलाया गया किस अनुपात में, 7:3 में, अनुपात दे दिया गया है, इस अनुपात में मिलाया गया है इसको। और तो मिश्रण की कीमत क्या है, तो ये इसकी कीमत है, ये इसकी कीमत है, मिश्रण की कीमत हम मान लेते हैं x है। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो 20 में से x माइनस कर देते हैं तो x में से 15 माइनस करना पड़ेगा, तो ये रेशियो जो होगा वो इसके बराबर ही होगा और ये रेशियो दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 - x बटे x - 15 = हो जाएगा 7/3, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 20 × 60, 3x और ये हो जाएगा 7x, 105, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो 105 और 60 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा और ये 7 और 3 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.5, तो ये कितना हो जाएगा, इतने रुपए पर केजी इसकी मिश्रण की कीमत हो जाएगी, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a³ - b³ = 56 दिया हुआ है, a - b2 दिया हुआ है, तो a² + b² की वैल्यू निकालना है। a³ - b³ दिया हुआ है तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab a - b होता है ये, ठीक है। अब a³ - b³ की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 56, ये रख देते हैं और वहीं पर a - b की वैल्यू भी दी हुई है, a - b की वैल्यू भी 2 दी हुई है तो 2 का क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखें तो 3ab नहीं पता हमें, a - b की वैल्यू फिर पता है तो यहाँ 2 हो गया, तो ये 2 दूनी 4 8 हो गया, ये 8 और ये हो गया 56 और ये 3 दूनी 6ab हो गया, ये 6ab को हम इस तरफ ले आए, यदि ab को इस तरफ ले आए और 56 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 48 आ गया, और ये 6ab था इसको हम इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 8 48, ab बराबर आ गया 8। अभी हमको क्या निकालना है, पर a² + b² निकालना है, तो यहाँ एक चीज और देखते हैं, a - b की वैल्यू 2 दी हुई है, तो अगर हम इसको इसके टर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि हम a - b का होल स्क्वायर करें तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, a² + b² - 2ab लिख सकते हैं इसको। और वहीं पर इसकी वैल्यू पूछा है हमें, a - b की वैल्यू हमें पता है 2 दूनी हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू हमें पूछा है और ये हो जाएगा -2ab, तो हम इस तरफ ले आते हैं इसको, +2 और ab की वैल्यू हमारी आ गई है 8, तो हो जाएगा 4 + 8 दूनी
16 और ये बराबर किसके है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के है, जो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये कितना आ जाएगा 20। तो यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक टावर की ऊंचाई 50 मीटर है। टावर है, इसकी ऊंचाई दी है 50 मीटर और इसके दोनों और दो बिंदुओं से उन्नयन कोण दिया हुआ है। ये बिंदु है, उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 दिया है एक तो, और एक दिया है 60। ये 60 है और ये उन्नयन मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये दिया हुआ है, इसको पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ए और बी है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, ये निकालना है। तो पहले तो हमें को ये पता है कि जो 60 और 30 वाली कंडीशन होती है, अगर ये एंगल 60 है और ये 30 है, तो हमें ये पता है कि tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है और tan 60 जो होता है वो √3 होता है। अगर इसके केस में देखें तो, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यदि ये 30 है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ और ये 1 है तो ये 1 होता है, और बेस इसके लिए यहाँ पर √3 है और इसके लिए बेस क्या है, ये है, तो ये √3 है। हम ये कह सकते हैं 30 के आगे 1 होता है, 60 के आगे √3 होता है। अब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 30 दिया है, ये 60 दिया है, ये 50 मीटर दिया हुआ है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये x है और यहाँ से यहाँ तक ये y है। तो यदि ये कंडीशन लगाते हैं हम, तो ये एंगल 30 है, 30 के सामने क्या होता है 1 और 30 के बेस में होता है √3। ठीक है, तो 30 के आगे क्या है 50 बटे x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 50 बटे x को हम लिख सकते हैं 1/√3। 30 के आगे 1, यहाँ पर 30 के आगे 50 1, 30 के बेस में x, 30 के बेस में √3, ये लिख सकते हैं हम। उसी तरह y निकालते हैं, तो y 60 के आगे √3, 60 के आगे यहाँ पर क्या है 50, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 50 बटे y। 60 के आगे 50 है, 60 के आगे यहाँ पर √3 है और यहाँ नीचे हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो x कितना आ गया यहाँ पे 50√3 हो गया ये, और वहीं पर y कितना आ गया, y आ गया 50/√3 आ गया। और हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, मीन्स x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 50√3 प्लस 50/√3। यही पूछा है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाव को कुल 8 घंटे लगते हैं। यदि नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो मैं मान लेती हूँ कि शांत जल में नाव की चाल जो है वो x मान लेती हूँ। नाव की चाल को हम x मान लेते हैं शांत जल में, और हम धारा की चाल को मान लेते हैं s है। ठीक है, तो कह रहा है धारा के अनुकूल चलेगी जब, तो धारा की चाल जुड़ जाएगी। धारा के अनुकूल कितना चल रहा है वो, डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, स्पीड कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल चलेगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल, अब धारा के प्रतिकूल कितना चल रहा है 36 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, और तब धारा के प्रतिकूल चलेगा तो धारा की चाल जो है वो घट जाएगी। तो अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस एस हो जाएगी। तो ये पूरा डिस्टेंस करने में उसको कितना तय करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको 8 घंटे लग रहे हैं। वहीं पर आगे लिखा है कि यदि नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, नाव की चाल कितनी x, ये ज़्यादा है किससे, धारा की चाल से कितनी ज़्यादा है 6 किलोमीटर ज़्यादा है, तो x माइनस एस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x प्लस एस 36, ये इसकी वैल्यू दी हुई है तो इसको 6 पुट कर देते हैं, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36, और ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 में से 6 गए 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 22 बार कट जाएगा, तो x प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। x प्लस एस की वैल्यू 22 है, x प्लस माइनस एस की वैल्यू 6 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, और x की वैल्यू क्या माना था हमने, नाव की चाल, तो नाव की चाल ही पूछा है शांत जल में, तो यहाँ पर नाव की चाल आ जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आंसर है 14।